Hello everyone, welcome back our YouTube channel. Today I will discuss I am not that woman. ये कीश्वर नईद की फेमस पोएम है। इसको हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस वीडियो में इस पोएम से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कीश्वर नईद से क्या इम्पोर्टेंट नोट्स बन सकते हैं उन सबको भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारे सार्क लिटरेचर में काफी इम्पोर्टेंट पोएम है, काफी इम्पोर्टेंट राइटर है कीश्वर नईद। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, so this is the picture of Kishwar Naid. Kishwar Naid is a prominent Pakistani feminist poet, a writer and activist known for her powerful and thought-provoking poetry that addresses issues of gender inequality, oppressions and women's rights. So oppressions means जो women's के साथ sufferings होती थी या उन पे जो क्राइम्स होते थे या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के जो ऑपरेशंस होते थे, यानी कि वुमेन इस तरह रहे, वुमेन उस तरह से रहे, तो उनसे जो एक्सपेक्टेशन की जाती थी उसको उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया। जेंडर इनइक्वालिटी पे लिखती थी एंड वुमेन्स राइट्स, और वुमेन्स को कौन कौन से राइट्स, उनके क्या राइट्स हैं, वो एक्चुअल में क्या चाहती हैं, वो इन्होंने अपने पोएट्री में डिस्कस किया है। सी वॉज बॉर्न ऑन February 15 1940। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 15 फरवरी 1940 को हुआ था बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंडिया इंडिया में हुआ था, बट हर फैमिली माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन इन 1947। तो इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। लेकिन जब माइग्रेशन हुआ, डिवाइडेशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो इनकी फैमिली पार्टीशन के समय 1947 में पाकिस्तान को चली गई। ठीक है, नईस वर्क इज डीपली रूटेड इन हर एक्सपीरियंसेस एज अ वुमेन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड सी ऑफ्टन चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन थ्रू हर पोएट्री। ठीक है, तो नई जो थी, ये पोएट जो थी, इन्होंने काफी ज्यादा डीपली एक्सपीरियंस किया इन सारी चीजों को इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में। ठीक है, और जहाँ की मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टीशन के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफरिंग किया है तो वो वुमेन्स ने किया है, क्योंकि उस टाइम पे तो ना कोई लॉ ही इतना जरूरी बना था, ना ही इतने कानून थे, ना ही उनके उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई चीजें थी। तो सबसे ज्यादा सफरिंग अगर इस पार्टीशन में किसी ने किया तो वो वुमेन्स ने किया है। ठीक है, एंड सी ऑफ्टन चैलेंजेस सोसाइटल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन थ्रू हर पोएट्री। तो उन्होंने मतलब जो सोसाइटल जो नॉर्म्स थे उनको चैलेंज किया अपने पोएट्री के थ्रू। ओके, सी सेलिब्रेटेड हर फॉर हर बोल्ड एंड अनकम्प्रोमाइजिंग वॉइस which has made her a leading figure in the feminist movement in Pakistan। और पाकिस्तान की ये एक लीडिंग फेमिनिस्ट थी। इनके ये बोल्ड एटीट्यूड और इनके अनकम्प्रोमाइजिंग, यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपना जो बात लिखना है वो पूरा एकदम कॉन्फिडेंट होकर अपनी बातों को लिखना है, इस वजह से ये क्या एक लीडिंग फिगर हुई पाकिस्तान के फेमिनिस्ट मूवमेंट की तरफ से। ओके, अब हम इसको देखेंगे लाइन बाय लाइन, इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइंस जो है ना बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हैं, आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, आई एम नॉट दैट वुमन सेलिंग यू सॉक्स एंड शूज, रिमेंबर मी, आई एम द वन यू हिड in your walls of stones while you roamed free as the breeze, not knowing that my voice cannot be smothered by stones। तो इसको एक्सप्लेनेशन इस तरीके से किया है। द स्पीकर डिक्लेयर्स हर रिफ्यूजल टू कंफर्म टू societal expectation of women being delegated and menial tasks such as selling socks and shoes। तो उन्होंने कहा मैं वो वुमेन नहीं हूँ। दैट वुमेन का मतलब होता है कि कोई ऐसी, जैसे वुमेन कहते नहीं, मेन कहते नहीं कि दैट वुमेन, तो ये जो दैट है, ये फ्रेज जो है, इस पे इन्होंने कंट्रास्ट किया है, इसे क्रिटिक किया है कि नहीं, मैं वो वुमेन नहीं हूँ जो सॉक्स को सेल करती है, शूज को सेल करती है। दिस लाइन सेट्स द टोन ऑफ द पोएम एट द स्पीकर असर्ट्स हर आइडेंटिटी एंड रिजेक्ट्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। यानी कि तुमने जो जेंडर के लिए रोल्स बना रखे हैं, फीमेल्स के लिए जो रोल्स बना रखे हैं बहुत टाइम से, पीढ़ी दर पीढ़ी वही रोल्स चले आ रहे हैं, तो मैं उन रोल्स को नहीं मानती हूँ, उन रिजेक्ट करती पूरी तरीके से, और ये अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। द स्पीकर एड्रेसेस समवन पॉसिबली अ मैन ऑफ सोसाइटी इन जनरल। तो इसमें किसी को एड्रेस कर रही है, और सोसाइटी ही हो सकती है और मैन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से फेमिनिस्ट पोएट्री लिखती थी। तो हु रिमेंबर मी, आई एम द वन यू हिड इन योर वॉल्स ऑफ स्टोन। मैं वो नहीं हूँ जो सॉक्स और शूज बेचती हूँ, मैं वो हूँ, याद करो, जिसको तुमने अपने घर की चार दीवारों में बंद कर दिया है। ठीक है, तो और मेरी वॉइस को दबाने की कोशिश किया है, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, ये मतलब हाईलाइट करता है जो यहाँ पे ये फ्रेज है, फ्री एज द ब्रीज। ओके, तो फ्री एज द ब्रीज जो है हाईलाइट द डिस्पैरिटी इन फ्रीडम एंड रिकॉग्निशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। ठीक है, तो इसमें फ्रीडम का कैसे बंटवारा किया गया है, ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया है इस फ्रेज की। तो फ्री एज द ब्रीज। ओके,
सो नेक्स्ट स्टैंजा है, आई एम द वन यू क्रस्ड विद द वेट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि द स्पीकर डिस्क्राइब द वेट ऑफ सोसाइटल कस्टम एंड ट्रेडिशन दैट यू ऑप्रेस्ड हर। ठीक है, मैं वो हूँ जिसपे तुमने सोसाइटी के सारे कस्टम और ट्रेडिशन को निभाने का जो जिम्मेदारी है उस पर डाल दी है, उस बोझ के नीचे डाल दिया है, मैं वो हूँ। ठीक है, नॉट नोइंग, तुम नहीं जानते, दैट लाइट कैन नॉट बी हिडन इन डार्कनेस, रिमेंबर मी, आई एम द वन इन हुज लैप यू पिक्ड flower and planted thorns embers, not knowing that chains cannot smother my fragrance। तो तुम नहीं जानते, याद करो तुम, मैं वो हूँ जिसकी गोद में तुम सोए और वहां से फूलों को चुनकर वहां पर कांटे बो दिए, कांटे ही तुमने दे दिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो करने की, द स्पीकर असर्ट दैट डिस्पाइट बीइंग क्रस्ड बाय सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, हर इनर स्ट्रेंथ एंड लाइट कैन नॉट बी कंसील्ड इन द डार्कनेस ऑफ ऑपरेशन। तो उन्होंने कहा तुमने जो ये सोसाइटल और ट्रेडिशनल जो कस्टम्स जो मेरे ऊपर डाल दिए हैं, इसके नीचे मैं दब गई हूँ, उससे क्या हो, तुम मेरी लाइट को नहीं खत्म कर सकते, उस डार्कनेस में भी मेरी लाइट जिंदा है, मेरी स्ट्रेंथ जिंदा है। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन अ पैराडॉक्सिकल एक्सपीरियंस वेयर हर लैप अ सिंबल ऑफ नर्चरिंग एंड केयरिंग, यानी उसकी जो गोद है, उसकी लैप मतलब गोद जो है, उसने हमेशा लोगों को क्या दिया कि नर्चर मतलब केयर दिया। मतलब यहाँ पे ये इन्होंने कहा कि यू पिक्ड फ्लावर, यानी कि तुमने वहां से सिर्फ पॉजिटिविटी ली, मतलब यूज्ड बहुत पॉजिटिविटी, एंड निगेटिविटी में उसको क्या मिला, प्लांटिंग थॉर्न्स एंड एम्बर्स। ठीक है, वहां पे तुमने कांटे बोने का काम किया, उसकी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश किया। दिस कुड रिप्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्टिंग वेज इन विच सोसाइटी ट्रीट्स वुमेन, both nurturing and harming them। Okay, अब थर्ड स्टैंडर्ड, आई एम द वुमेन whom you bought and sold in the name of my own chastity, not knowing that I can walk on water when I am drowning। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैं वो वुमेन हूँ, आई एम द वुमेन whom you bought, जिसको तुमने बेचने और खरीदने का काम किया है, इन द नेम ऑफ माई ऑन चैस्टिटी, मेरे पवित्रता के नाम पर, यानी कि मैं पवित्र हूँ तो उसको तुमने बेचने और खरीदने का काम किया। लोग करते नहीं, आज भी लड़कियों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि उनकी उनकी चैस्टिटी पे, कि वर्जिनिटी पे, तो वही चीजें यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, और नॉट नोइंग, नहीं जानते तुम, दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर व्हेन आई एम ड्राउनिंग, मतलब जब तुमको ऐसा लग रहा था कि मैं पानी में डूब रही हूँ, तब मैं पानी में एक्चुअली में चल रही थी। तो ये इन्होंने यहाँ पे देख लिया इन अ पावरफुल मेटाफर, ये मेटाफर एक यूज किया इन्होंने। द स्पीकर असर्ट हर resilience and strength in the face of adversity, despite being metaphorically drowning in societal expectations and oppression. She asserts her ability to transcend these limitations, linking herself to someone who can walk on water, a feat that defies the laws of nature and symbolizes extraordinary resilience and strength। ओके तो इस तरीके से उन्होंने कहा एक बहुत तरीके अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है अपने शब्दों के थ्रू। ओके, now the next stanza is, I am the one you married off to get rid of a burden, not knowing that a nation of captive minds cannot be free। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है, मैरिड ऑफ टू गेट रीड ऑफ अ बर्डन। द स्पीकर डिस्क्राइब्स बीइंग मैरिड ऑफ बाय अदर्स एज अ मींस टू रिलीव themselves of a perceived burden। This suggests that the decision to marry of the speaker was made without considering her own desires or agency। It highlights the societal pressure placed on women to conform to traditional roles and fulfill familial expectation, even at the expense of their own autonomy and well-being। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो इस यहाँ पे मैरिड करने की बात की गई है, तो ये मतलब उससे नहीं पूछा जाता कि उसकी क्या डिजायर है, ये उसलिए की जाती है क्योंकि वो शुरू से एक बर्डन चला रहा है उस पर कि ये सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है, ये जेंडर रूल के थ्रू तुम्हें ये रोल निभाना ही है, एज अ वुमेन तुमको फैमिली की जिम्मेदारी लेना ही है। ठीक है, तो तुम्हारा ये रोल है और तुमको मैरी होना ही है, किसी से शादी करनी ही है, ये इन्होंने इस लाइन के थ्रू दिखाने की कोशिश किया है। ठीक है, और ये जो लाइन है, अ नेशन ऑफ कैप्टिव माइंड्स कैन नॉट बी फ्री। ठीक है, तो हियर द स्पीकर एक्सटेंड्स द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स्ड मैरिज टू अ बॉर्डर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। तो इन्होंने यहाँ पे अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस दिया है कि जो फोर्स्ड मैरिज है वो एक बहुत बड़ा सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स्ड मैरिज ही आजकल टाइम पे हो रही हैं, और इवन जब अब उनके टाइम पे ही हो रही थी अभी भी वही चीजें चल रही हैं, फोर्स मैरिज आज भी होती हैं। द phrase a nation of captive minds suggests a society where individual, particularly women, are mentally and emotionally confined by societal norms, expectation and patriarchal structure। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो ये कैप्टिव माइंड्स हैं, तो ये
किस तरीके से, मतलब ये कह रहे हैं कि हम हमको वुमेन की सुरक्षा, एक मैन कह रहा है कि मुझे वुमेन की सुरक्षा करना है मैन से, ठीक है। वो वो उसको ऐसे इंफीरियर समझ रहे हैं कि नहीं, उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो बहुत ही सॉफ्ट सी है, तो उसको उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। एक मैन कह रहा है उसे मैन से प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। अगर तो इस वजह से देख रहे हैं कि कलेक्टिव फ्रीडम की, कलेक्टिव लेवल पे जो फ्रीडम होनी चाहिए, जो मतलब हर दिशा में औरत को जो आजादी मिलनी चाहिए, उसकी इन्होंने यहाँ पे बात किया है, ठीक है। ट्रू फ्रीडम यानी सच्ची आजादी क्या है कि आप हर तरीके से आजाद हो, आपको बोलने की, आपको डिसीजन लेने की, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, यानी कि फैमिली की जिम्मेदारी सिर्फ आप पे ही क्यों है, तो हर तरीके से अपनी राय को रखने की जो आजादी होती है, उसको उन्होंने कलेक्टिव लेवल की फ्रीडम बोला है, ओके। उसके बाद इन्होंने बोला, जो ये हमारा लास्ट स्टैंजा है, आई एम द कमोडिटी यू ट्रेडेड इन, माई चैस्टिटी, माई मदरहुड, माई लॉयलिटी, नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू फ्लावर फ्री, द वुमेन ऑन दैट पोस्टर हाफ नेक्ड सेलिंग सॉक्स एंड शूज, नो नो नो, आई एम नॉट दैट वुमेन। तो ये जो लाइन है काफी, नो 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 नो, आई एम नॉट दैट वुमेन, तो इसका क्या मतलब, कमोडिटी यू ट्रेडेड इन, द स्पीकर रेफर्स टू हर सेल्फ एज अ कमोडिटी दैट हैज बीन ट्रेडेड, highlighting the societal practice of reducing women to object to be bought, sold और traded। तो जो ये औरतों को खरीदने और बेचने का काम जो चल रहा है, खरीदने और बेचने का एज अ ऑब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, तो उस पर उन्होंने कंट्रास्ट किया है। और क्या क्या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, माई चैस्टिटी, मेरी पवित्रता, मेरी ममता, मेरा जो छल कपट से रहित व्यवहार है, उसको तुम एक ट्रेड की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, वो इन्होंने दिखाया। लेकिन उन्होंने कहा, नाउ नाउ टाइम फॉर मी टू फ्लावर फ्री, time for me to flower free. The phrase flower free symbolizes the speaker's desire blossom and grow independently, free from the constraints imposed by societal expectation। तो वो कहती नहीं, अब बहुत हो गया, अब ये मेरा समय है कि मैं फूलों की तरह आजाद हो जाऊं। ये इन्होंने बोला, मैं फूलों की तरह खिल सकूं, पूरी चारों दिशाओं में मैं खिल सकूं, अपनी खुशबू को बिखेर सकूं। तो इन्होंने मतलब कहा अब बहुत हो गया, अब वुमेन है वो स्ट्रांग यहाँ पे दिख रही कि नहीं, अब तो मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने सब अपनी लॉयल्टी मदरहुड सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो मैं चाहती हूँ मुझे वैसी जो एक आत्म आजादी जो होती नहीं, सेल्फ फ्रीडम, वो नहीं मिल रही है मुझे। उसी पे इसने इसने कहा है कि इट्स टाइम फॉर मी टू फ्लावर फ्री, ओके। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है जो एक्सप्लेन करना है, द वुमेन ऑन दैट पोस्टर, ये दैट पोस्टर क्या है, ठीक है। द स्पीकर कंट्रास्ट हरसेल्फ विद द स्टीरियोटिपिकल इमेज ऑफ वुमेन, यानी कि जो वुमेन की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बनी है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, मेंस के माइंड में, और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के माइंड में कैसी इस तरीके की इमेज बनी है कि वुमेन ऐसी होती हैं, ठीक है। तो वो पोस्टर की बात किया है, डिस्क्राइब्ड एज द हाफ नेक, यानी कि जो वुमेन जो कम कपड़े पहने हुई है, सेलिंग सॉक्स एंड शूज, वो जो बेच रही है सॉक्स एंड शूज को। दिस इमेज represent the objectification and commodification of women in society, where women's bodies are often used to sell product or service। तो यहाँ पे women's की जो bodies हैं वो कैसे यूज की जा रही है, एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विस देने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से इन्होंने एक पूरी तरीके से अपने ऊपर इस लास्ट स्टैंजा में एक अजीब सी फ्रीडम और स्ट्रेंथ दिखानी दिखाई यहाँ पे। फिर ये जो लाइन है ये तो एपिक है, मुझे ये पोएम पढ़ने के बाद ये लाइन एकदम एपिक लगी। किसी के सामने भी आपको कोई भी चीज हो रही है, आपको कोई किसी से कंपेयर कर रहा है किसी चीज से, तो बोल दीजिए आपको, नो नो नो, आई एम नॉट दैट वुमेन। तो ये लाइन अपने आप में एक एपिक है, और उसमें पूरा एकदम सार है, सारी पोएम का सार आपको इस चीज इस लाइन में मिल जाएगा, नो नो, आई एम नॉट दैट वुमन, मुझे किसी से कंपेयर मत करो, मैं जैसी हूँ वो मैं हूँ, ओके। सो यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट पोएम यहाँ पे एंड होती है। होप गाइस आप लोगों को पसंद आया हो, पोएम बहुत इंटरेस्टिंग थी। एज अ वुमेन मैंने ये सारी चीजें फेस किया है, मैंने पोएम को एकदम ऐसे मैंने ऐसा मुझे लगा कि ये मेरा ही एक्सपीरियंस है, और ये पोएट जो बोल रही हैं एज अ मेरे ही शब्दों को बोल रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि वुमेन और मेन जैसा कुछ भी नहीं है। अगर हम दोनों इमोशंस को जीने लगे अपने आप में, हम एज अ वुमेन की तरह हम मतलब हमारे पास सेंसिटिविटी हो, चीजों को महसूस करने की क्षमता हो, मेन की तरह, अगर मेन में अगर ये क्वालिटी उनके लिए इंडिकेट की जाती है कि वो स्ट्रांग है, तो आप अपने में स्ट्रांग, अपने में स्ट्रेंथ लेके आइए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, तो आप दोनों चीजों के साथ रह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मेन है तो वो भी अगर अपने आप में
वो जो वुमेन्स के लिए गुण रखे गए हैं, तो वो अगर अपने आप में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा करके अपने में रखने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छा रिलेशनशिप चलेगा, अच्छी सोसाइटी चलेगी और एक अच्छा नेशन बिल्डअप होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को पसंद आया वो वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।